नमस्कार दोस्तों, दी पाटलिपुत्रा में आप लोगों का स्वागत है। धनु नाम है मेरा। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोहन भागवत होने के मायने, मोहन भागवत की शक्तियाँ और उनके डर के बारे। मोहन भागवत मीन्स वो कि जिसके पढ़ाई लिखाई के बारे देश को कुछ नहीं मालूम। मोहन भागवत मीन्स वो जिन्हें कुछ लोग गाहे बगाहे डॉक्टर मोहन भागवत कह के संबोधित करते हैं या बुलाते हैं, लेकिन देश को बिल्कुल नहीं मालूम कि उन्होंने कौन से विषय में पीएचडी की है। मोहन भागवत मीन्स वो कि जिसके बारे देश को यह नहीं मालूम कि उन्होंने कौन सी स्कूल से, कौन से कॉलेज से या कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। मोहन भागवत मीन्स वो कि जिसके बारे देश को नहीं मालूम कि उनका जन्म कौन से गांव में, कौन से ज़िले में, कौन से राज्य में हुआ था। मोहन भागवत मीन्स वो कि जिसके बारे देश को नहीं मालूम कि उनके परिवार का, खानदान का, बंधु बांधवों का, नाते रिश्तेदारों का, ननिहाल का, पेशा, धंधा, व्यवसाय, रोजगार का साधन, आय का साधन क्या था और क्या है। उनकी ज़मीनें, उनकी जायदादें कितनी हैं, क्या हैं, दुकान, मकान, उनके भाई बंधु, उनके नाते रिश्तेदार कौन से सरकारी या असरकारी पदों पे आसीन हैं, देश को कुछ नहीं मालूम। या कम से कम जो मूल बात है कि उनकी जात के बारे कम से कम मुझे तो बिल्कुल ही नहीं मालूम। आप चाहें तो हंस लीजिए और मेरा यकीन मत कीजिए, लेकिन आप लोगों को अगर पता हो तो मुझे ज़रूर बता दें। जैसे उनकी जाति, उपजाति, उनके भाई बंधुओं के टाइटल्स वगैरह वगैरह। मोहन भागवत मीन्स वो कि जिसकी दुकान में भारत की आज़ादी के साल से लेकर 50 सालों तक भारत राष्ट्र का झंडा नहीं फहराया गया। मोहन भागवत मीन्स वो कि जिसके बारे देश को नहीं मालूम कि उनका बचपन कहाँ और क्या करते हुए गुजरा, उनका किशोरावस्था कहाँ और क्या करते हुए गुजरा, उनका युवावस्था कहाँ और क्या करते हुए गुजरा, और आय का स्रोत क्या था। मोहन भागवत मीन्स वो कि जिसकी शक्तियों के बारे आप जानिए कि वो संविधानेतर शक्ति है, संविधान के समानांतर शक्ति है, जो 1 अरब 20 करोड़ शूदरों के सर पे नाच रहा है, तांडव कर रहा है, और उसे जेड सिक्योरिटी मिली हुई है। हमने सुना है कि जेड सिक्योरिटी पे एक दिन में शायद कई करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ज़्यादातर शूदरों को नहीं पता होगा, और क्या एक्सपेक्ट करें जिन शूदरों को साइकिल चोरी की रिपोर्ट कराने थाने जाने से डर लगता है। तो बहरहाल, और ये सारे खर्चे इन्हीं जो खर्चे होते हैं उनकी जेड सिक्योरिटी पे या तमाम सुरक्षा इंतजामों में, ये सारे पैसे शूदरों के हैं, इन्हीं 1 अरब 40 करोड़ लोगों के हैं। मोहन भागवत मीन्स वो कि जो संविधान के सारे ढांचे से बाहर की शक्ति बना बैठा है। वो इस तरह कि उसकी दुकान, जिसका नाम आरएसएस है, भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान या कानूनी प्रावधान के तहत किसी भी विभाग में कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जिसके मुंह से एक शब्द निकलते ही भारत राष्ट्र के संविधान के सारे सिस्टम, सारे इदारे अलर्ट हो जाते हैं
एक्टिव मोड में आ जाते हैं। मोहन भागवत मीन्स वो कि जिसके एक इशारे पे भारत के संविधान की बदौलत प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भारत सरकार का पैसा जेट सिक्योरिटी और हेलीकॉप्टर्स के धुएं में उड़ाता हुआ उसके दरबार में हाजिर हो जाता है। अंदाज़ा लगा सकते हैं मोहन भागवत की शक्तियों का। आगे सुनते रहिए। और ये सारे पैसे सूदरों के हैं। भारत के 1 अरब 40 करोड़ सूदरों के पैसे हैं। गृह मंत्री भी जाते हैं, रक्षा मंत्री भी जाते हैं, वगैरह वगैरह। सोचिए वह कितना शक्तिशाली है कि जिसके मुंह से एक शब्द निकलने का भारत की संवैधानिक शक्तियां कान बाए खड़ी रहती हैं पालन करने के लिए। एक आम आदमी, एक सुधर, एक सिपाही को देखकर, एक चपरासी को देखकर, एक होमगार्ड को देखकर कितना डरा हुआ होता है। और मोहन भागवत होने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी को बना देता है। मनोहर लाल खट्टर याद है ना, 2 बार, दूसरी बार हैं इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री। पहली बार जब बने थे, जब चुनाव हो रहा था हरियाणा विधानसभा का, किसी ने नाम भी सुना था उनका, मोहन लाल खट्टर कौन है? लेकिन ये मोहन भागवत का पावर है कि उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री बना दिया। देवेंद्र फडणवीस को कोई जानता था, लेकिन उन्होंने बना दिया उसको मुख्यमंत्री। इतनी शक्तियां हैं उनके पास। साल 2015 में उन्होंने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और समीक्षा हो गई। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू हो गया, जिसकी कोई डिमांड नहीं कर रहा था, जिसके लिए किसी ने आंदोलन नहीं किया, जिसके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, किसी भी सांसद ने इसकी चर्चा नहीं की थी, वो लागू हो गया। इतने शक्तिशाली हैं मोहन भागवत। हालांकि ज़्यादातर सूदरों को ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के बारे नहीं मालूम होगा, और उनकी मेरिट कहाँ जा रही है ये भी नहीं मालूम होगा। लेकिन भाई मोहन भागवत का ये है जलवा, उनके पावर का। नेचुरल बात है कि जो मोहन भागवत किसी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना सकता है, तो वह मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का नेचुरली ये पहला कर्तव्य होगा कि मोहन भागवत की बात को ऑर्डर समझ के उसे एनी हाउ लागू करें। लागू हो जाता है। मोहन भागवत मीन्स वो तोप कि जिसने, जब उसकी समझ में आया कि नहीं, भारत को भारत कहा जाना चाहिए, इंडिया नहीं कहा जाना चाहिए, पूरी सरकार जिसकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, ना कि मोहन भागवत के प्रति, इवन भारत के प्रधानमंत्री और सारे सांसद, लीडर्स, लोडर्स जो भी हैं, एक सुर में चिल्लाने लगते हैं कि इंडिया नहीं भारत होना चाहिए। हालांकि वही आरएसएस जो अपनी जो चड्डी पहनता था पहले, हाफ पैंट और शर्ट, वो इंग्लिश था। आज ही पहनते हैं जो इंग्लिश है। भाई उनकी आइडियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो आरएसएस वालों को तो लंगोट या धोती पहननी चाहिए। वो मोहन भागवत जो पूरे भारतवर्ष का शुभचिंतक होने का दावा करता है, या कम से कम ऐसा दिखाता है, आज तक किसी सूदरों, किसी महफिल में, मजलिस में या लीडर्स को एड्रेस नहीं किया होगा। उनकी मुश्किलें, उनकी ज़रूरतें या उनके आइडियाज नहीं सुना होगा, और ना ही उनकी मुश्किलों को, ज़रूरतों को
मजबूरियों को एड्रेस किया होगा और ना ही अपने आइडिया शेयर किए होंगे, कभी नहीं। मोहन भागवत मीन्स वो कि जब वो अपने गुरुओं की महफिल को एड्रेस कर रहा होता है, भाषण दे रहा होता है, हालांकि सब कुछ रिजर्व होता है, उन्हीं की महफिल, सब कुछ उन्हीं का होता है, तब उसके चेहरे का जो कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन होता है, उसका बयानिया यह होता है कि मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ, लबरेज हूँ, मैं निडर हूँ, मैं गैर जिम्मेवार हूँ, मुझे देश के लोगों की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे जब मन करेगा, जो मन करेगा वो बोलूँगा, ख़ासतौर से जब चुनाव का मौका होगा, ज़्यादातर तभी बोलूँगा। मोहन भागवत मीन्स वो जो इतना शातिर है, जाहिल नहीं, शातिर है, कि जिसकी उम्र 70 साल या शायद उससे ज़्यादा हो गई हो, उसे आज पता चला कि शूद्रों के साथ 2000 सालों से भेदभाव, अन्याय, उत्पीड़न होता रहा है, बल्कि जानवरों से भी गया गुजरा बिहेवियर होता रहा है इनके साथ। इसलिए मुझे यह जानने की ज़रूरत हो रही है कि मोहन भागवत ने कौन से विषय में पीएचडी की है। वो इतना शातिर है, जाहिल नहीं, शातिर, वो इतना शातिर है कि शूद्रों और अशूद्रों में बराबरी स्थापित करने के लिए 200 साल का समय मांग रहा है, सिर्फ 200 साल। क्या बात, क्या बात, गजब, सिर्फ 200 साल। वाह, वो इतना शातिर है कि जैसे उसे मालूम ही ना हो कि अंग्रेज भारत में कितने साल रहे थे जब भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों को भगा दिया था। वह इतना दुस्साहसी है कि संविधान और कानून के ऊपर उठकर भारत के 100 करोड़ शूद्रों को आदेश देता है कि तुम गाय का मांस खाओ। क्या वो इतना जाहिल है कि उसे मालूम नहीं कि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, कानून इसकी मनाही करता है? बिल्कुल, वो जाहिल नहीं है, शातिर है। और ये दुस्साहस बहुत सारी शक्ति होने की वजह से ही आता है। कोई शूद्र अगर मांस खाने की बात कह दे या कर दे तो पता चला कि असम पुलिस छोड़ देंगे हमारे ऊपर, हमारे प्रधानमंत्री जी या स्मृति ईरानी छोड़ देंगे, बाकी तो गुर्गे हैं ही तमाम चीज़ें बवाल और दंगों के लिए। क्या मोहन भागवत बताएंगे कि शूद्रों को गाय का मांस क्यों खाना चाहिए और जिन वजहों से गो मांस खाना चाहिए शूद्रों ने, क्या इन वजहों की जानकारी मोहन भागवत को आज ही हुई है, अब हुई है? फिर से कहता चलूं कि इसी वजह से मुझे जिज्ञासा हुई है कि कौन से विषय में पीएचडी हो काका। हमारे देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल वाजपेयी जब विदेशों में गाय का मांस खाते थे तब वो क्या मोहन भागवत से परमिशन लिखवा कर जाते थे? बिल्कुल नहीं। और जब शूद्रों को खाना होगा या नहीं खाना होगा गाय का मांस तो ये खुद ही तय कर लेंगे। सरकार अगर बदल गई 2024 में, शूद्रों को अगर मांस खाने की इच्छा होगी तो कानून बना दिए जाएंगे। मोहन भागवत इतना दुस्साहसी है कि हिंदुत्व का झंडा उठाकर चलने वाला व्यक्ति सारे ब्राह्मण ग्रंथों को धता बताते हुए गोमांस खाने की बात कर रहा है। क्या बात है। किसी धर्माचार्य ने, किसी शंकराचार्य ने
आवाज़ नहीं उठाई इसके खिलाफ। हालांकि मोहन भागवत के कहने और नहीं कहने से ऐसा नहीं हो रहा है कि शुद्ध मांस खाने लगे गाय का और दुकानें खुल गई सैकड़ों हजारों लाखों और चिकन की तरह गाय का मांस बिकने लगा। मोहन भागवत इतना शातिर है, जाहिल नहीं शातिर है, कि उसे आज समझ में आया कि संविधान प्रदत्त जो शूद्रों का आरक्षण है वो जारी रहना चाहिए। उसे आज समझ में आया, जिसके सारे कारकुन और गुर्गे संगठन हैं सारे इसका विरोध करते रहे। 2015 तक में मोहन भागवत को यह समझ नहीं थी कि आरक्षण शूद्रों को मिलने वाला जारी रहना चाहिए, तो उसकी समीक्षा करवाने की चिंताओं में पड़े हुए थे। दरअसल मोहन भागवत आरक्षण की चर्चा करके यह दिखाना चाहते हैं कि शूद्रों के लिए वो फिक्रमंद हैं और यह भी कि आरक्षण उनकी दया से उनके रहमो करम पे मिल रहा है। हिम्मत है तो हटा के दिखा लें आप। प्रधानमंत्री भी तो आप ही का है, सारा सिस्टम आपका है। अब सच जानिए, डरे हुए गुरुओं मनु, हेडगेवार, गोलवलकर और सावरकर का यह चेला मोहन भागवत आज की तारीख में सर्वाधिक डरा हुआ है। किसी माफिया सरगना की तरह जो उत्कर्ष के समय पर खुद को संविधान और कानून के ऊपर की शक्ति समझते हैं और यह भी समझते हैं कि देश और समाज मीन्स सारा सिस्टम उनकी बदौलत चल रहा है। लेकिन जब संविधान और कानून का डंडा खोपड़ी के पास दिखाई देता है तब सारी हेकड़ी निकल जाती है, ताकत का खुमार गायब हो जाता है। जैसा कि मुअम्मर गद्दाफी का उसकी ताकत का खुमार उतरा था, क्योंकि बहुसंख्यक आम जनता उसके खिलाफ हो गई थी और वह अपनी सत्ता और प्राण रक्षा के लिए घिघिया रहा था। साल 2014 से शूद्रों के समर्थन और वोट से भारत जैसे बड़े देश का सत्ता सुख भोग रहे आरएसएस बीजेपी 1 अरब 20 करोड़ शूद्रों पर राज कर रहे हैं। उन्हें जब यह एहसास हुआ है कि वही शूद्र जागरूक हो रहे हैं और आरएसएस बीजेपी के कर्मों, कुकर्मों, कारनामों को समझने लगे हैं और उसके खिलाफ हो गए हैं और 2024 में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने वाले हैं, तब मोहन भागवत को देश के शूद्र फिर याद आए हैं और आरक्षण कायम रहे तथास्तु याद आया है। और तब मोहन भागवत को मनुस्मृति छोड़कर इतिहास पाठ करने की ज़रूरत महसूस हुई है और इसी इतिहास पाठ का नतीजा है कि जब मोहन भागवत को पहली बार माने अब आज उनको याद आया है कि शूद्रों पर 2000 सालों से अन्याय, अत्याचार, भेदभाव होता रहा है, जानवरों से भी बदतर तरीके से। जबकि क्या शूद्रों को मालूम है कि मोहन भागवत नाम का यह जीव प्राणी कब से आरएसएस का चीफ, सरगना या हेड बना हुआ है? शायद मोहन भागवत को याद हो, मुझे याद नहीं। लेकिन जो अंदाज़ा है वो यह है कि शायद 20 सालों से मोहन भागवत इस पद पर बने हुए हैं और 20 सालों में पहली बार उन्हें भारत की बेहतरी अर्थात भारत के शूद्रों की
बेहतरी की फिक्र हुई है। और बिल्कुल वो इसलिए कि 2024 में अगर सत्ता चली जाएगी तो ना सिर्फ सत्ता जाएगी बल्कि आरएसएस, बीजेपी के कई आदि मानवों, महामानवों, अति मानवों, अलौकिक मानवों के जेल जाने की सूरत भी बनेगी अगर वो देश छोड़कर न भागे तो, क्योंकि इस तरह के कई दुलारे अरबों रुपए लेकर देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो इसी चिंता में मोहन भागवत को सुधर याद आए हैं, उनके आरक्षण की याद आई है, लेकिन ये छलावा है आरएसएस मोहन भागवत का शातिराना तरीका है वोट लेने का सूदरों का। दरअसल वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं ताकि आगे 2024 के बाद भी इसी शहंशाही के साथ रह सकें। अदरवाइज 20 सालों में आरएसएस मोहन भागवत ने क्या किया, कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हाँ, एक कल्पनातीत काम किया आरएसएस ने, वो ये कि गुजराती चौकीदार सुधर को बनाया, अर्थात ओबीसी बनाया और उसे खूब भुनाया। 2 बार तो लोकसभा में ही भुना चुके हैं और इतना भुनाया कि 1.25 अरब सुधरों पर राज करने लगा आरएसएस। पता नहीं पूरे यूरोप की आबादी 125 करोड़ है या कि नहीं। और उस चौकीदार को भी 10 सालों में केवल 2 बार ओबीसी अर्थात सुधरों की याद आई। पहली बार तब जब वह 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार कर रहा था, तब छाती पीट पीट कर बिहार और महाराष्ट्र में कहता था कि मैं ओबीसी हूँ, मैं नीच हूँ, अर्थात सुधर हूँ, और बिहारी झांसे में आ गए। अदरवाइज बिहार के ओबीसी बीजेपी को वोट नहीं देते, मीन्स स्वाभाविक वोटर नहीं है बीजेपी के, काफ़ी जागरूक है। और उस चौकीदार को 10 सालों बाद एक बार फिर ओबीसी की याद आई है, जब शायद आखिरी बार अगस्त 15 को लाल किले से भाषण दे रहे थे। लब्बो-लुबाब यह कि मोहन भागवत के झांसे में न आवे सुधर, बिल्कुल नहीं। मोहन भागवत और आरएसएस संवैधानिक रूप से कुछ भी नहीं है सिवाय एक आम नागरिक की हैसियत के, जैसे कि आप, मैं और हम सभी। और यह कि मोहन भागवत भारत और सुधरों पर वर्चस्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं और अपनी तरफ से हारे हुए हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और अंततः अगर मेरी बात आपको सही लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोशली पॉलिटिकली अजागरूक लोगों तक इसे पहुंचाइए, अर्थात शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।